मैं अजय श्रीवास्तव, मेरा मोबाइल नंबर 8104857064 और इसमें रिकॉर्डिंग है तो आप इससे संपर्क करें। और इसमें आगे चल रहा है लेवल 1 कक्षा 1 से 5 के लिए रीट के विद्यार्थियों के लिए। इसमें लक्ष्य गाइड से चल रहा है आगे। विषय है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। और आगे है रीड 3 ट्रैक 10। और आगे टॉपिक है बी एफ सिकनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का सिद्धांत। बी एफ सिकनर अमेरिका का यह सिद्धांत थार्नडाइक के चयन व संयोजन सिद्धांत पर आधारित है और इसे कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत भी कहा जाता है। सिकनर ने अपनी पुस्तकों में द बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन एवं बाउंड बायोंड फ्रीडम एंड डायनेस्टिक में इस सिद्धांत की व्याख्या की है। और उनके अनुसार अभिप्रेरणा के उत्पन्न क्रिया ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। सिद्धांत की व्याख्या इस सिद्धांत के नाम से स्पष्ट है कि उसमें व्यवहारों या फिर अनुक्रिया को अनुबंधित किया जाता है। और इसमें जो है व्यवहार कार्यात्मक होता है और जिसका कि अभिप्राय यह है कि अनुक्रिया प्राणी परिस्थितिवश स्वयं करता है। उसे अनुक्रिया के लिए किसी भी बाह्य उद्दीपन की भी आवश्यकता नहीं होती है। प्राणी का व्यवहार स्वैच्छिक होता है और क्योंकि व्यवहार करना प्राणी का स्वभाव होता है और यदि उसके व्यवहार में अनुक्रिया को जो कि कार्यात्मक होती है सबलीकृत या फिर पुनर्बलित कर दिया जाए तो उसकी भविष्य में पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाती है। अनुक्रिया पुरस्कार या फिर दंड प्राप्ति का साधन बनती है और इसलिए भी इसे नैमित्तिक अधिगम या फिर इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग कहा जाता है। इसे रिक्त प्राणी उपागम भी कहा जाता है और क्योंकि इसके अनुसार ही सीखने की व्याख्या हेतु भी किसी भी सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है और न ही दैहिक चर की, इसलिए रिक्त प्राणी आवश्यक है। और प्रयोग सिकनर ने अपने सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए भी चूहों एवं कबूतरों पर प्रयोग किए हैं और उनमें एक बॉक्स बनाया जिसे कि सिकनर बॉक्स कहा जाता है। एक भूखे चूहे को उसमें रखा गया और बॉक्स में एक लीवर या फिर जिसका कि संबंध एक प्याली से था। चूहा जब बॉक्स के मार्ग से गुजरता था तो चूहे के पैर के दबाव से पड़ने से खट की आवाज़ होती थी और लीवर के दबने से ही प्याली में खाने का टुकड़ा आ जाता था और खट की आवाज़ सुनकर के चूहा आगे बढ़ता और उसे प्याली में खाना मिल जाता था और खाने के टुकड़े से ने चूहे के लिए पुनर्बलन का कार्य किया और जिससे कि लीवर को दबाते ही क्रिया को बल मिला। इस तरह से इस प्रयोग से चूहे की अनुक्रिया उत्सर्जित है न कि प्रकाश में लाई जाने वाली, तथा चूहे का व्यवहार सक्रिय या फिर कार्यात्मक है न कि अनुक्रियात्मक है और भोजन के टुकड़े से उनकी अनुक्रिया को भी बल मिलता है और पुनर्बलन अनुक्रिया के बाद दिया जाता है और चूहा अनुक्रिया पहले करता है और पुनर्बलन अनुक्रिया के होने पर दिया जाता है। अनुप्रयुक्त प्रयोगों के आधार पर भी ये कहा जा सकता है कि सिकनर का सिद्धांत अनुबंध का सिद्धांत होते हुए भी पावलोव ने अनुबंध सिद्धांत से भिन्न है। सिकनर के सिद्धांत के कुछ बिंदु हैं। सिकनर के दो प्रकार से व्यवहारों का वर्णन किया है, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार तथा क्रिया प्रसूत का व्यवहार। इसे सिकनर का द्विकारक भी सिद्धांत भी कहते हैं। प्रतिक्रिया शक्ति को बढ़ाना, प्रतिक्रिया शक्ति को बढ़ाने से अभिप्राय प्रतिक्रिया को बार बार दोहराने से है या फिर प्रतिक्रिया की बारंबारता से है। सबलीकरण सिद्धांत से प्रतिक्रिया को पुनर्बलन द्वारा सबलीकृत किया जा सकता है और यहाँ पर प्रतिक्रिया के पश्चात ही भोजन उद्दीपन पुनर्बलन का कार्य भी करता है और इस पुनर्बलन का प्रतिक्रिया के पश्चात ही काल सामीप्य प्रस्तुतिकरण आवश्यक होता है। अध्यापक के लिए उपयोगिता, सिकनर ने यह बताया है कि विद्यार्थी के व्यवहारों को धीरे धीरे सबलीकृत करके व्यवस्थित किया जाता है और सबसे अच्छे कार्य के लिए भी सकारात्मक पुनर्बलन देकर के प्रोत्साहित करना तथा गलत कार्य के लिए भी नकारात्मक पुनर्बलन देकर के घटाना चाहिए। फिर है अभिक्रमित अनुदेशन एवं शिक्षण की इसी सिद्धांत पर आधारित है और व्यवहारों में सुधार करने हेतु भी पुनर्बलन तुरंत देना चाहिए, विलंब से नहीं। और फिर है आलोचना, छुपे हुए या फिर गुप्त व्यवहारों को सबलीकृत करना भी जटिल होता है और विद्यालय के समस्त शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अनुकूल नहीं है, केवल साधन गामक व्यवहारों पर ही लागू होता है। फिर अंतर्दृष्टि सिद्धांत, गैस्टॉल सिद्धांत, सामग्रीकृत या फिर सूझ अंतर्दृष्टि सिद्धांत के जन्मदाता जर्मन वैज्ञानिक मैक्स वर्दिमर कोलहर एवं कोफ्का माने जाते हैं और ऐसे गैस्टॉल सिद्धांत भी कहते हैं और कोहलर एवं कॉफ्का वर्दिमर के उपसहयोगी थे। गेस्टॉल का अर्थ समग्र होता है और कॉफ्का एवं कोलहर के अनुसार ही सीखना धीरे धीरे अभ्यास तथा प्रयत्न एवं भूल का नहीं बल्कि एकाएक होता है और क्योंकि ये सूझ द्वारा होता है और सहसा होता है और इसके अनुसार ही व्यक्ति अपनी संपूर्ण प्रस्तुति को भी अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह से समझ लेता है और सहसा उसे ठीक ठीक करना भी सीख जाता है और वह ऐसा अपनी सूझ यानी कल्पना शक्ति के कारण भी करता है। और बड़े बड़े दार्शनिकों ने वह इंजीनियरों
और राजनीतिज्ञों की सफलता का रहस्य उनकी सूझ ही है। उन्होंने एक चिंपांजी सुल्तान पर विशेष प्रयोग किए थे और प्रयोग कोलाहल के सुल्तान नामक चिंपांजी वन मानुस को कुछ दिन भूखा रखने के बाद में एक कक्ष में बंद कर दिया गया। पहला प्रयोग तो कमरे में एक बांस रखा तथा छत से कुछ केले लटकाए। चिंपांजी ने इधर उधर देखा और उसे छत से केले लटके दिखाई दिए और उसने केले पाने का प्रयास किया, पर वह केलों तक पहुंच न सका और उसको बांस पड़ा दिखाई दिया और उसने बांस की सहायता से केले प्राप्त कर लिए। फिर दूसरे प्रयोग में केलों को और ऊंचा और लटकाया गया। कमरे में 2 बांस रखे गए। भूखे चिंपांजी ने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए एक बांस से केले पाने का प्रयास किया, पर असफल रहा और कमरे का निरीक्षण करने पर उसे दूसरा बांस दिखाई दिया। संकेत पाकर के उसने दोनों बांसों को जोड़ा और केले प्राप्त किए। तीसरे प्रयोग से में केलों को और ऊंचाई पर टांग दिया गया और कमरे में एक संदूक भी रख दिया गया। भूखे चिंपांजी ने पूर्व अनुभवों का प्रयोग करते हुए केले पाने का प्रयास किया, पर असफल हुआ। संदूक को देख करके उसे उपाय सूझा और संदूक पर चढ़ करके दोनों बांसों की सहायता से केले प्राप्त किए। चौथा प्रयोग, अब की बार केलों को और ऊंचा टांग दिया गया और कमरे में 2 संदूक रखे गए। भूखे चिंपांजी ने पूर्व ज्ञान के आधार पर केले पाने का प्रयास किया, पर असफल रहा। फिर उसने एक संदूक दूसरे के ऊपर रखा और उन पर चढ़ करके बांसों की सहायता से केले प्राप्त किए। इस प्रयोग से सुल्तान को 2 समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहली तो समस्या थी बांसों को जोड़ने संबंधी तथा दूसरी समस्या थी केलों और फर्श के मध्य दूरी को पाटना। और उसने पहली समस्या का समाधान प्रयास एवं त्रुटि द्वारा तथा अनुकरण द्वारा किया तथा दूसरी समस्या का समाधान सूझ द्वारा किया। चिंपांजी ने समस्या का प्रत्यक्षीकरण समग्रता में किया तथा समस्या के समाधान के लिए भी तर्क एवं समझ का उपयोग किया और समस्या के समग्र रूप में समझने में ही उसने सूझ उत्पन्न की। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। गैस्टालवादियों के अनुसार ही प्राणी की प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया में एकाएक पुनर्संगठन का भी होना ही सूझ है। सूझ का अर्थ होता है समस्या के अचानक ही हल प्राप्त करने से, और अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का अर्थ होता है किसी समस्या को सुलझाते समय कभी कभी अचानक से उसका हल सूझ जाने से है। कोहलर के अनुसार ही सूझ आकस्मिक ज्ञान है और जैसे कि एक व्यक्ति स्थिति विशेष को देख करके निश्चित ज्ञान प्राप्त करता है। अन्य शब्दों में हम किसी भी समस्या का समाधान प्रत्यक्ष अनुभव संबंधों के आधार पर स्थापित करते हैं तो उसे सूझ कहते हैं। अंतर्दृष्टि किस प्रकार से उत्पन्न होती है, इसकी व्याख्या गेस्टॉल मनोवैज्ञानिकों कोहलर 1927, कॉफ्का 1935 और वाइमर 1945 ने मुख्यतः 5 संप्रत्ययों के माध्यम से की है। पहला लक्ष्य, दूसरा बाधा, तीसरा तनाव, तीसरा चौथा संगठन और पांचवा पुनः संगठन। और जब व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति में बाधा देखता है तो समस्या उत्पन्न होती है, जिसके समाधान के लिए वह परिस्थितियों का संगठन करता है तथा वह यह तब करता है जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती है। अंतर्दृष्टि सूक्ष्म एक उत्पन्न होती है और फलस्वरूप त्रुटिपूर्ण अनुक्रियाएं कम होने लगती है और सूझ उत्पन्न होने के लिए यह आवश्यक है कि प्राणी के सामने जो भी समस्यात्मक परिस्थिति है वह उसका ठीक ढंग से भी निरीक्षण करे और सूझ द्वारा सीखने में भी व्यक्ति का ध्यान समस्यात्मक परिस्थितियों के भिन्न भिन्न हिस्सों पर निर्देशित होता है और वे समस्या के समाधान के लिए भी भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार एक के बाद में एक परंतु सोच समझ करके करता है। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण में समस्या समाधान विधि को अपनाना चाहिए और मानव में उच्च बौद्धिक स्तर होने के कारण भी सूझ का विकास तेज गति से होता है। आयु और अनुभव के साथ में सूझ भी बढ़ती है। आलोचना, वास्तव में प्राणी किसी भी अनुक्रिया को अचानक नहीं सीखता है और बल्कि छोटे छोटे अभ्यास द्वारा सीखता है और छोटे बच्चे विषय को रट करके वे अभ्यास द्वारा ही सीखते हैं और ये प्रयोग केवल पशुओं पर ही हुए हैं और मानव पर नहीं। फिर अध्यापक के लिए उपयोगिता, विषय वस्तु को संगठित रूप से भी प्रस्तुत करना चाहिए और जिससे कि अधिगम अच्छी प्रकार से होता है। अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए और वे ज्ञानात्मक व संवेगात्मक रूप से भी तत्पर रहना चाहिए। यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है तथा बुद्धि, कल्पना व तर्क शक्ति का विकास करता है। यह आदत और सीखने के यांत्रिक स्वरूपों के मध्य महत्व को कम करता है। छात्रों के समक्ष पूर्ण समस्या का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, न कि एक अंश का, और पूर्व अनुभव सूझ का सीखने में सहायक होते हैं, अतः उन्हें अत्यधिक महत्व दिया गया है। उद्देश्य स्पष्ट होने पर भी अंतर्दृष्टि का विकास संभव है। स्वयं समस्या समाधान कर सीखने की प्रक्रिया इसी सिद्धांत के द्वारा समझाई जा सकती है। यह बालकों को स्वयं खोज करके ज्ञान का अर्जन करने हेतु भी प्रोत्साहित करता है। फिर हल का पुनर्बलन का सिद्धांत, विधिक सिद्धांत। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक क्लार्क ए एल हल जो है 1884 से 1952
ने पावलोव तथा थार्नडाइक के अधिगम के सिद्धांतों तथा अन्य कार्यों से प्रभावित होकर के अपने अधिगम सिद्धांत के विकसित किया था, और ये जो कि गणितीय तथा वैज्ञानिक आधार पर मानव व्यवहारों पर आधारित है। हल का अधिगम सिद्धांत आदतों के विकास पर सबसे अधिक बल देता है, और हल के अनुसार आदतों का विकास जटिल व्यवहारों के विकास का परिणाम है, और जटिल व्यवहारों का विकास स्नेह स्नेह होता है जो कि कालांतर में आदत बन जाती है। और इस रूप में देखें तो हल तथा वाटसन के विचार एक जैसे हैं, और हल ने अपने पुनर्बल सिद्धांत को सिद्ध करने हेतु चूहे पर प्रयोग किए। हल के अनुसार सीखना अधिगम आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है, और हल के आवश्यकता अनुसार की पूर्ति के लिए भी नीड रेडिक्शंस यानी आवश्यकता की कमी शब्द प्रयुक्त किया है। और इस प्रकार से इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई कार्य पशु या फिर मानव की किसी भी आवश्यकता को पूर्ण करता है तो वह उस कार्य को करना सीख लेता है, अर्थात आवश्यकता की पूर्ति सीखने का आधार है। फिर इस सिद्धांत को सिस्टेमेटिक बिहेवियर थ्योरी भी कहते हैं। अध्यापक के लिए उपयोगिता, यह सिद्धांत पाठ्यक्रम के सिद्धांत विकास हेतु भी सैद्धांतिक पृष्ठभूमि प्रदान करता है तथा पाठ्यक्रम छात्रों की आवश्यकता व बालकों की क्रियाओं को वास्तविक जीवन से सिद्धांत को अधिगम का सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत बताया है, और यह सिद्धांत चालक न्यूनता का सिद्धांत है, और ये व्यक्तिगत शिक्षा पर बल देता है। फिर ये सिद्धांत बालकों का शिक्षण में अभिप्रेरणा पर भी अधिक बल देता है। अधिगम प्रतिस्थापित सिद्धांत या फिर स्थापन्यता का सिद्धांत, अधिगम का यह सिद्धांत भी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडविन गुथरी ने खरगोश पर किया प्रयोग करके प्रतिपादित किया था, और इस सिद्धांत के अनुसार एक दिया हुआ उद्दीपक अथवा उद्दीपकों का संचय एक निश्चित अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति रखता है, और गुथरी का विचार है कि उत्तेजक तथा प्रतिक्रिया यदि एक बार भी एक साथ घटित हो जाती है तो उसमें एक संबंध स्थापित हो जाता है, और भविष्य में जब भी वह उत्तेजक प्रस्तुत होता है तो वही प्रतिक्रिया भी होगी, और इसके अनुसार सीखना जन्मजात अनुक्रियाओं को दूसरे उद्दीपकों की ओर विस्तारित करने की क्रिया है। अतः शिक्षक को अधिगम को प्रभावशाली बनाने हेतु भी इन अनुक्रियाओं एवं उत्तेजना के मध्य अधिकतम साहचर्य स्थापित करना चाहिए, ताकि अधिगम की प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली हो सके। फिर टॉलमैन का उद्देश्यवाद या फिर संकेत गैस्टाल या संकेतक अधिगम का सिद्धांत, एडवर्ड टॉलमैन के सिद्धांत के अनुसार ही अधिगम की क्रिया में प्राणी का व्यवहार उत्तेजना उद्देश्यपूर्ण होता है, और इस अधिगम को सीखने की क्रिया में उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है, और ये सिद्धांत सीखने के प्रतीकों के ज्ञान पर भी बल देता है। सीखने के लिए केवल बौद्धिक व्यवहारों ही उत्तरदायी होता है, अतः बालक को शिक्षा देते समय उसकी आयु एवं अनुभवों का भी ध्यान रखना चाहिए, और शिक्षक को इनाम एवं दंड का प्रयोग उद्देश्य की प्राप्ति हेतु करना चाहिए। कुर्ट लेविल का क्षेत्र सिद्धांत है। प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री एवं मनोवैज्ञानिक कुर्ट लेविल ने जीवन स्थल के आधार पर भी व्यक्ति के अनुभवों का विश्लेषण किया है, और इनके सिद्धांत में लक्ष्य भरतृष्णा एवं अवरोधक प्रमुख तत्व है, जो इसे प्राकृतिक दशा सिद्धांत भी कहते हैं, और सिद्धांत का प्रादुर्भाव अभिप्रेरणा एवं प्रत्यक्षीकरण के सिद्धांत के रूप में भी होने के कारण इसमें सीखने में प्रेरणा एवं प्रत्यक्षीकरण पर भी बल दिया गया है, और ये सीखने का लक्ष्य सूझ सिद्धांत है, और सिद्धांत के अनुसार ही अध्यापक को बालकों की योग्यता एवं शक्ति के अनुसार ही उपयुक्त मनोवैज्ञानिक वातावरण उपलब्ध करवाना चाहिए। फिर मास्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, ब्रह्म मैस्लो के अनुसार ही व्यक्ति की आवश्यकताएं ही उसे सीखने हेतु प्रेरित करती हैं, और जब व्यक्ति की किसी भी एक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो आगे वह आवश्यकता उतनी प्रेरक नहीं रहती है, बल्कि ये अन्य आवश्यकताएं भी अधिक प्रेरक हो जाती हैं। मास्लो ने इन आवश्यकताओं को क्रम में व्यवस्थित किया है, और जैसे कि नीड हेरिचरी कहते हैं, और मैस्लो के अनुसार आवश्यकताओं के 5 वर्गों में उन्हें के पदानुक्रमिक रूप में विभक्त किया है, और मैस्लो ने मूल आवश्यकताएं बेसिक नीड बताया है। ये निम्न है, पहले तो शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरा सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, तीसरा संबद्धता एवं स्नेह संबंधी आवश्यकताएं, और चौथा आत्मसम्मान एवं स्थिति संबंधी आवश्यकताएं, पांचवा स्वयं वास्तुवादी या फिर आत्मविकास संबंधी आवश्यकताएं। मैस्लो के अनुसार इन 5 मूल आवश्यकताओं के अलावा भी व्यक्ति को नीचे लिखी गई 4 पूरक आवश्यकताएं भी होती हैं, जैसे संज्ञानात्मक आवश्यकताएं, ए है ज्ञान संबंधी आवश्यकताएं, बी है बौद्ध संबंधी आवश्यकताएं, और दूसरा है तंत्र तंत्रिकायती आवश्यकताएं, और तीसरा न्यूनता अभिप्रेरक, चौथा है वर्धक अभिप्रेरक और आवश्यकताएं। और अधिगम की दृष्टि से वर्धक अधिगम महत्वपूर्ण होता है, और ये अधिगम के उच्च स्तर के संबंधित है, और ये अधिगम के मनोगात्मक तथा भाव पक्षों से संबंधित है, और मैस्लो ने इन्हें मेटा आवश्यकताएं या फिर सतत अभिप्रेरक कहा है, और मैस्लो ने वी
मोटिव की संख्या 18 बताइए। बुर्नर का अन्वेषण का सिद्धांत। जेरोम एवं बुर्नर के इस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को छात्रों के अधिगम के प्रति रुझान पैदा करना चाहिए तथा इसे तो विषय वस्तु को क्रमबद्धता के साथ में प्रस्तुत करना चाहिए। सामाजिक अधिगम। बुंडरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत व्यवहारवादी से अधिगम सिद्धांत है। इस सिद्धांत के प्रवर्तकों में एल्बर्ट बंडूरा का नाम प्रमुख है और उनके अनुसार सामाजिक व्यवहार अनुकरण द्वारा तथा अवलोकन एवं अंत्य क्रिया द्वारा सीखा जाता है। अतः इस सिद्धांत को निरीक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यवहार सीखने के लिए भी किसी प्रतिमान या मॉडल का अवलोकन ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है और सामाजिक व्यवहारों को सीखने के प्रतिमान के साथ ही अंत्य क्रिया भी करना सहायक होता है।